हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने आपकी न्यूक्लियर प्रॉपर्टी से रिलेटेड और रिएक्टर से रिलेटेड आपने देखा था। आज हम पढ़ेंगे कि हमारा जो फिशन जो हो रहा है उसमें सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल फिशन रिएक्शन क्या होती है या उसके न्यूक्लियस कैसे होते हैं। तो हमें यही देखना है कि हमारा सिमेट्रिकल न्यूक्लियर फिशन और असिमेट्रिकल न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन कैसा होता है। तो इसके लिए आपके क्या होना चाहिए कि जैसे आपका फिशन हो रहा है और जैसे यूरेनियम 235 है, ठीक है। अब इस यूरेनियम 235 में जब फिशन रिएक्शन हो रहा होता है तो इसके जो प्रोडक्ट होते हैं यानी कि जो उत्पाद बन रहे होते हैं, अगर उनका जो प्रोडक्ट है उत्पाद है उनका अगर आपका एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास जो है, द्रव्यमान संख्या जो है वो दोनों का ही सेम मिले, द्रव्यमान संख्या दोनों उत्पाद की सेम हो, यानी कि जो हमारे प्रोडक्ट, इससे जो प्रोडक्ट बन रहा है, इससे जो आपके फ्रेगमेंट बन रहे हैं वो फ्रेगमेंट का अगर आपके द्रव्यमान संख्या, मास नंबर जो है वो अगर आपका सेम मिलता है तो इस तरह का जो फिशन होता है उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल न्यूक्लियर फिशन बोला जाता है। और असिमेट्रिकल क्या होता है, जिसमें आपका जो प्रोडक्ट है बन रहा है, जो फ्रेगमेंट बन रहे हैं उनका अगर द्रव्यमान संख्या एक जैसा नहीं मिलता, यानी कि उनमें कोई चेंजेस आ जाता है, तो इस तरह के जो फिशन रिएक्शन, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होता है उसको हम बोलते हैं असिमेट्रिकल न्यूक्लियर फिशन बोला जाता है। तो आपको पता चल गया कि सिमेट्रिकल एंड नॉन सिमेट्रिकल क्या होता है। सिमेट्रिकल का मतलब कि जो आपका फिशन रिएक्शन हो रहा होता है उसके जो प्रोडक्ट या फ्रेगमेंट जो बन रहे होते हैं उनका अगर द्रव्यमान संख्या या फिर आपका मास नंबर सेम मिलता हो तो हम उस तरह के जो फिशन रिएक्शन हो रहा होता है उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल, सममित नाभिकीय विखंडन। और अगर नहीं मिलता है तो हम उसको बोलते हैं असम्मित नाभिकीय विखंडन। अब सममित नाभिकीय विखंडन अगर हमें कराना है तो हमें जो न्यूट्रॉन की जो आवश्यकता पड़ती है उन न्यूट्रॉनों की जो एनर्जी होनी चाहिए वो लमसम आपकी होनी चाहिए 19 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अगर हमें सिमेट्रिकल फिशन रिएक्शन कराना है तो हमारे जो न्यूट्रॉन है वो उनकी एनर्जी हमें कितनी चाहिए, 19.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वो पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो हमारे पास में जो भी फिशन रिएक्शन हुए हैं, जो भी न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा एसिमेट्रिकली होते हैं, क्योंकि उनके लिए हमारे जो न्यूट्रॉन की एनर्जी की आवश्यकता होती है वो 0.205 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ही आवश्यकता होती है, यानी कि थर्मल न्यूट्रॉनों से ही ये क्या होते हैं, फिशन हो जाता है इनका, ठीक है। तो इस जो नेचर है उसमें जो भी फिशन रिएक्शन हो रहा होता है वो आपके सारे क्या होते हैं, एसिमेट्रिकल फिशन रिएक्शन ही हो रहे होते हैं। अब हम इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक देखेंगे कि जो आपके ये उत्पाद बन रहे होते हैं, जो आपके ये फ्रेगमेंट बन रहे होते हैं फिशन रिएक्शन के बाद में, उनमें जो आपका मास नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। जो आपके न्यूक्लियस बन रहे होते हैं, नए जो फ्रेगमेंट बन रहे हो उनका जो न्यूक्लियस का जो मास होता है उनमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन किस रूप में होता है वो चीज़ हमें देखनी है। तो हम क्या मानते हैं, टॉपिक हो जाएगा आपके नाभिकीय विखंडन के फलस्वरूप नाभिकीय विखंडन के फलस्वरूप प्राप्त उत्पाद या प्राप्त फ्रेगमेंट, जो भी बोलते हैं आप, प्राप्त उत्पाद में द्रव्यमान वितरण, मास डिस्ट्रीब्यूशन किस रूप में होता है इन फ्रेगमेंट में, द्रव्यमान वितरण। तो अब हम इसके लिए देखेंगे, हम ये मानते हैं कि हमारे पास में कोई m द्रव्यमान का एक न्यूक्लियस है, एलिमेंट है, चाहे यूरेनियम ही मान लिया, एक आपका हैवी न्यूक्लियस है, m मास, ठीक है। अब क्या होगा, जब इसमें फिशन रिएक्शन हुआ, जब ये फिशन हुआ तो ये क्या हुआ, दो
लाइटर न्यूक्लियर में क्या हुआ, स्प्लिट हो गए, ठीक है। और वो लाइटर न्यूक्लियर का मास m1 है, इसका m2 है। जब ये तो फिक्स अवस्था में था, तो इसकी वेलोसिटी क्या हुई उस कंडीशन में, 0 हुई। इसकी क्या हो जाएगी, v1, और इसकी क्या हो जाएगी, v2, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमारा जो लीनियर कंजर्वेशन लॉ लगाएंगे, देखिए संवेग संरक्षण लीनियर मोमेंटम वाला, तो उसके लिए क्या हो जाएगा आपका mv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1v1 प्लस m2v2। कौन सा संरक्षण लाया, देखिए संवेग संरक्षण लीनियर मोमेंटम वाला कंजर्वेशन लॉ लगाया, तो आपका क्या होगा, mv इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। आपका v यहाँ पे 0, तो दैट मीन्स ये 0 हो गया, m1v1 प्लस m2v2, तो m1v1 इज इक्वल टू माइनस m2v2 हुआ, ठीक है। तो आपका इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि v1 इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, m के, या v आप कह सकते हैं इसी से जनरल फॉर्म में अगर मैं कहूँ तो v किसके प्रोपोर्शनल, क्योंकि v1 इज प्रोपोर्शनल टू m के बराबर आएगा, तो v इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू m हो गया, ठीक है। तो हम इससे क्या कह सकते हैं कि जिसका जितना ज़्यादा वेलोसिटी होगा, जिस फ्रेगमेंट का जितना ज़्यादा वेलोसिटी होगा, उसका मास उसमें उतना ही ज़्यादा कम डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उत्पाद नाभिकों के व्युत्क्रमानुपाती, वेगों के व्युत्क्रमानुपाती आपके द्रव्यमान का वितरण होता है, ठीक है। इससे पता चल रहा है कि जिस फ्रेगमेंट की जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी, उसमें उतना ही मास का कम डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है m के। सिमिलरली हम इस किसके लिए कह सकते हैं, ये हम सिमिलरली एनर्जी के रूप में भी इसको देख सकते हैं। तो एनर्जी के रूप में कैसे हो जाएगा आपका, ये दोनों की एनर्जी E1 अपॉन E2 का रेशो लें हम, तो क्या आ जाएगा आपके पास में, E1 अपॉन E2, काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 का स्क्वायर हाफ m2 v2 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा आपके पास में, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू m1 अपॉन m2, और ये हो जाएगा v1 अपॉन v2 का होल स्क्वायर। v1 अपॉन v2 को हम अभी देखा हमने, क्या आएगा आपके इसका आंसर, m1 अपॉन m2 क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ m2 अपॉन m1, ठीक है। तो इससे भी आपको पता चल रहा है m1 अपॉन m2 तो क्या बचा आपके पास में, m2 अपॉन m1, किसका था ये, E1 अपॉन E2। तो एनर्जी का भी सेम ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन है कि आपके जितना ज़्यादा एनर्जेटिक होगा, उसमें मास उसका डिस्ट्रीब्यूशन उतना ही कम हो पाएगा, ठीक है। तो हम ये इसमें भी क्या कह सकते हैं कि ऊर्जाओं के व्युत्क्रमानुपाती आपके द्रव्यमान का वितरण होता है, ऊर्जाओं के व्युत्क्रमानुपाती द्रव्यमान का मास का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, द्रव्यमान का वितरण होता है। जितनी ज़्यादा ऊर्जा उतना ही उसका कम मास का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ा, सिमेट्रिकल एंड नॉन सिमेट्रिकल, यानी कि एसिमेट्रिकल आपके न्यूक्लियर फिशन और आपके विखंडन के फलस्वरूप द्रव्यमान का किस तरह से वितरण होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्पॉन्टेनियस फिशन, स्वतः विखंडन, सम्मित स्वतः विखंडन की आवश्यक शर्त क्या होगी। स्पॉन्टेनियस फिशन, सिमेट्रिकल फिशन रिएक्शन के लिए आपकी आवश्यक शर्त क्या होगी। तो इसके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं हमारी बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में ही और सेमी इम्पेरिकल मास फॉर्मूला, दोनों को यूज़ करते हुए हम आपके जो स्पॉन्टेनियस सिमेट्रिकल फिशन जो हो रहा है, उसके लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो निकालनी है हमें। तो हम इसमें यूज़ करेंगे आपकी बाइंडिंग एनर्जी वाला फॉर्मूला। बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या था कि आपका जो मेन न्यूक्लियस है
और आपका जो न्यूक्लियस के जो पार्टिकल न्यूक्लियस है उनका डिफरेंस ही क्या कहलाता है, आपका बाइंडिंग एनर्जी। तो आपके बाइंडिंग एनर्जी क्या हो गई, EF अगर हम ये मान लें तो वो क्या है आपकी बाइंडिंग एनर्जी, मास ऑफ द न्यूक्लियस, और जो फ्रेगमेंट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा mZ/2, सिमेट्रिकल फॉर्म में कह रहे हैं इसलिए क्या हो जाएगा A/2 के फॉर्म में। ये आपको इस रूप में इसको शो करना है, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी डिफरेंस ऑफ द न्यूक्लियस और न्यूक्लियॉन्स के एनर्जी का डिफरेंस होता है। इसमें हम क्या लगाएंगे, हमारी जो सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला है बाइंडिंग एनर्जी वाला वो लगाएंगे, जैसे सरफेस एनर्जी, वॉल्यूम एनर्जी, इनको लगा के, और सेम इसी में भी वही सिचुएशन लगा के हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में उसकी स्वतः विखंडन की आवश्यक शर्त आ जाएगी। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे स्पॉन्टेनियस फिशन एंड पोटेंशियल बैरियर, यानी कि स्वतः विखंडन की शर्त और विभव रोधिका के बारे में, ठीक है। तो ये स्वतः विखंडन वाली क्या चीज़ है, जैसे हमारे पास में यूरेनियम है, ठीक है। तो इनकी जो हमने जब इनका जब ग्राफ खींचा बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पे जब हमने इसका ग्राफ खींचा तो इसकी ये हैवी न्यूक्लियाई है, तो हैवी न्यूक्लियाई के लिए जो आपकी बाइंडिंग एनर्जी आती है वो समथिंग 7 पॉइंट इतनी कुछ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। और जब ये अपने दो फ्रेगमेंट में स्प्लिट होते हैं, यानी कि इनका जब फिशन होता है, तो जो हल्के नाभिक बनते हैं उनकी भी एनर्जी आपकी कितनी आती है, 8 पॉइंट समथिंग आती है। और जब हमने इनका डिफरेंस निकाला तो आपके 0.7 समथिंग आपके एनर्जी का डिफरेंस निकलता है। तो जब हमने यूरेनियम के लिए इसको कैलकुलेट किया तो वो एनर्जी आपके बढ़कर 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुई, यानी कि जब यूरेनियम दो फ्रेगमेंट में स्प्लिट हुआ तो आपकी जो एनर्जी रिलीज़ हुई थी वो मैंने पहले भी बता दिया आपको, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज़ होती है। तो हमने ये देखा कि जब हमारा हैवी न्यूक्लियाई बिना ही न्यूट्रॉनों के बौछार किए अगर हम उनको स्प्लिट कर सकते हैं, उनका फिशन कर सकते हैं, तो इस तरह के जो नाभिक के विखंडन होता है उसको हम कहते हैं स्वतः विखंडन, स्पॉन्टेनियस फिशन रिएक्शन। क्या होता है स्पॉन्टेनियस फिशन रिएक्शन? जो फ्लेराउ नामक जो एक वैज्ञानिक था उसने ये बताया कि जब हम बाह्य नाभिक कण के बौछार किए बिना, यानी कि हम कोई भी न्यूट्रॉन का इसमें यूरेनियम पर न्यूट्रॉन के कोई बौछार न करके भारी नाभिक का अपना खुद ही क्या होना है, स्प्लिट हो जाना। भारी नाभिक जो हैवी न्यूक्लियाई है जैसे यूरेनियम है वो अपने आप ही क्या हो रहे हैं, स्प्लिट हो रहे हैं, स्वतः ही स्पॉन्टेनियस हो रहे हैं, स्पॉन्टेनियस फिशन हो रहा है। तो इस तरह का जो रिएक्शन, इस तरह का जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं नाभिकीय स्वतः विखंडन, अपने आप ही विखंडन होना। अब हम लेकिन इसके लिए निकाल रहे हैं कि उसकी आवश्यक शर्त क्या होगी, उसकी शर्त क्या होनी चाहिए कि वो खुद ही क्या हो, विखंडित होने लग जाए। तो उसके लिए हम वही यूज़ करते हैं बाइंडिंग एनर्जी वाला फॉर्मूला ही, जो कि क्या था आपके बाइंडिंग एनर्जी वाला फॉर्मूला। माना कि हमारे पास में एक Z परमाणु क्रमांक वाला एक हैवी न्यूक्लियाई है, यानी कि एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, और A उसका एटॉमिक मास है और Z उसका एटॉमिक नंबर है। एक हैवी न्यूक्लियाई लिया हमने, और हैवी न्यूक्लियाई लेने के बाद में वो क्या हो रहे हैं, स्वतः ही विखंडित होते जा रहे हैं, स्वतः विखंडित होते जा रहे हैं। तो उसके समान, और ये भी एक और कंडीशन हमने देखी कि ये जो फिशन रिएक्शन हो रहा है वो सिमेट्रिकल हो रहा है। सिमेट्रिकल का मतलब कि जो फ्रेगमेंट जिसमें वो टूट रहा है वो क्या हो रहा है, इक्वल पार्ट में टूट रहा है। दोनों के जो आपके एटॉमिक नंबर है वो क्या हो रहे हैं, उनका जो मास नंबर है वो सेम है। तो ये सिमेट्रिकल फिशन रिएक्शन वाला हम चीज़ पढ़ रहे हैं। तो हमने लिया एक Z परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या A वाला एक हैवी भारी नाभिक की कल्पना करते हैं, भारी नाभिक लेते हैं और जो कि सममित विखंडित हो रहा है। तो सममित विखंडित होने के फलस्वरूप उनके नाभिक में उत्पाद नाभिक है, और इससे उत्पाद नाभिकों का क्या क्या हो जाएगा, Z/2 परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा, Z/2 एंड A/2, इनका दो ऐसे आएंगे। तो अब हम यूज़ करेंगे हमारा सेमी इम्पेरिकल मास फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम इसको देखेंगे। तो सेमी इम्पेरिकल मास फॉर्मूला क्या था हमारे पास में, इस प्रकार सममित विखंडन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल विखंडित। तो EF जो आपकी है, एनर्जी जो है आपकी, वो क्या होगी आपके पास में, EF इज इक्वल टू
यानी कि बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू मास ऑफ जो हैवी न्यूक्लियाई है Z और A परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या माइनस ऑफ 2 में टूट रहा है इसलिए 2m Z/2 सिमेट्रिकल है और A/2 के फॉर्म में होगा। नेक्स्ट अब हम इसमें यूज़ करेंगे mz है तो क्या है आपका हैवी न्यूक्लियस का नाभिक x का, ये मान लो कि कोई आपका हैवी न्यूक्लियर उसका मास है और ये 2m क्या है आपके जो उत्पाद नाभिक है उनका मास है। अब हम क्या करेंगे, इनका साम्य अनुभव यानी सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला लगाते हुए इनका जो एग्जैक्ट मास है वो निकालेंगे। तो mza सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला यूज़ करते हुए क्या हो जाएगा, mza पहले कौन सी एनर्जी आती है आपकी वॉल्यूम एनर्जी आती है, तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम एनर्जी के रूप में इसको लिखेंगे तो AVA प्लस सरफेस एनर्जी ASA 2/3 प्लस आपकी कौन सी एनर्जी आ जाएगी कूलम्ब एनर्जी, माइनस आएंगे ये सब, माइनस AC Z माइनस ऑफ 1 अपॉन A 1/3। देन आपकी कौन सी एनर्जी आएगी एसिमेट्रिकल एनर्जी A 2Z माइनस ऑफ 1 A माइनस ऑफ 2Z का स्क्वायर डिवाइडेड बाय A। एंड देन आपकी आती है पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी हम इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हम नाभिक के न्यूट्रॉन और प्रोटॉन यानी कि उनके उन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की बात नहीं कर रहे, सिर्फ नाभिक की बात कर रहे हैं, इसलिए हम उस पेयरिंग चीज़ को क्या करते हैं छोड़ देते हैं। हम उसके यहाँ पे सम विषम वाली चीज़ को यानी कि इवन है या ऑड है उस चीज़ को नोट नहीं कर रहे हैं। तो ये तो आपकी किसका है मास ऑफ ZA एक न्यूक्लियस का मास। सिमिलरली हमारे इसके लिए आ जाएगा, इसके लिए भी हम क्या करेंगे जहाँ पर भी आपके यहाँ A है वो क्या हो जाएगा A/2, तो mZ/2 A/2। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे AV A/2 माइनस AS A/2 2/3 माइनस ऑफ AC Z/2 Z/2 माइनस ऑफ 1 A/2 1/3 माइनस ऑफ AA A/2 माइनस 2 Z/2 का स्क्वायर बाय A/2 हो गया। ठीक है, ये थर्ड नंबर। अब हम क्या करेंगे सेकेंड और थर्ड को फर्स्ट में पुट कर देंगे, पुट सेकेंड एंड थर्ड इन 1। तो EF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में AV A माइनस AS 2/3 माइनस AC Z माइनस 1 A 1/3 माइनस ऑफ A माइनस ऑफ 2Z का होल स्क्वायर बाय A। ठीक है, सिमिलर माइनस ऑफ 2 और इसको पुट कर दीजिए आप AV A/2 माइनस ऑफ AS A/2 2/3 माइनस ऑफ AC Z/2 माइनस ऑफ 1 A/2 1/3 माइनस ऑफ A/2 माइनस ऑफ 2Z/2, वैसे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और A/2। ठीक है, ये हमने इसको रख दिया। अब आप देखिए जिसमें जो चीज़ कटती है जैसे AVA ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसमें से आपकी कौन कौन सी चीज़ बचेगी, इसमें आपके लास्ट जब हमने इसको कैंसिल आउट किया है सबको देखा टर्म को, तो हमारे पास में सिर्फ सरफेस एंड वॉल्यूम इन दोनों का ही कंट्रीब्यूशन रहेगा हमारी बाइंडिंग एनर्जी के रूप में। तो जब हमने इसको सॉल्व आउट किया तो सॉल्व आउट करने पर हमारे पास में क्या आया, EF जो आया हमारे पास में वो EF आपके पास में आया है EF इज इक्वल टू माइनस ऑफ AS सरफेस एनर्जी 2
2 की पावर 1/3 माइनस ऑफ 1 a 2/3 प्लस ए सी। तो हमने जब इसको सॉल्व पूरा करा तो सिर्फ हमने देखा कि जो हमारी बाइंडिंग एनर्जी का कंट्रीब्यूशन किससे है, सिर्फ आपकी सरफेस एनर्जी और आपकी कूलम्ब एनर्जी से ही रिलेटेड है। देन हमने वापस इनको सॉल्व किया हमारे पास में, और हमारे पास में इनकी वैल्यू भी है। जब मैंने यूनिट नंबर 1 पढ़ाई थी तो AS और AC इनकी वैल्यू मैंने आप लोगों को बताई थी। तो मैं जब इनकी वैल्यू पुट करते हैं हम तो EF इज इक्वल टू A 2/3 कॉमन निकाल लिया हमने, और यहाँ पर क्या बचेगा जब मैंने इसको सॉल्व कर लिया तो माइनस ऑफ 0.026 AS प्लस 0.37 AC Z²/A 2/, ठीक है। तो ये आपके क्या आया, EF का मान आया है जो किस पे कॉन्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस एनर्जी एंड कूलम्ब एनर्जी। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू भी पुट कर देंगे। इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आपकी जो ये एनर्जी है EF इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर आएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वापस स्वतः विखंडन के लिए सिर्फ हमारे पास में ये और ये ही दोनों क्या हैं, आपकी कूलम्ब एनर्जी और आपकी सरफेस एनर्जी ही इसके लिए जिम्मेदार होती है स्वतः विखंडन के लिए। तो माइनस ऑफ 0.26 AS प्लस 0.37 AC Z²/A इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। EF जो है आपकी वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 0। तो Z²/A ग्रेटर देन इक्वल टू, जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो क्या आएगा आपके पास में 0.26 AS 0.37 AC, ठीक है। तो Z²/A इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू किसके बराबर आया, इनके इन दोनों के बराबर आया। तो जब इनकी भी वैल्यू हमने रख दी, कितनी है, AS इज इक्वल टू है आपके पास में 13.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और AC जो है आपके पास में वो है 0.595 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमने इनकी वैल्यू भी जब यहाँ पे पुट करी तो Z²/A का मान आपके पास में ग्रेटर देन इक्वल टू 15 आया है, जो कि यानी कि आपका एटॉमिक मास और आपके जो एटॉमिक नंबर है उनका स्क्वायर का हमेशा 15 से जो ग्रेटर देन होंगे वो ही क्या करेंगे, स्वतः विखंडन कर पाएंगे। लेकिन थ्योरेटिकल हम ये जानते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है। आपके क्या होना चाहिए, ये नंबर ग्रेटर समथिंग 55 के अकॉर्डिंग अलग आना चाहिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, एक करेक्शन करना पड़ेगा हमें, और वो करेक्शन ही किसके लिए है, पोटेंशियल बैरियर की वजह से हम इसमें एक करेक्शन करेंगे, जिससे हमारा ये नंबर क्या होगा, बढ़ के आएगा। क्योंकि थ्योरेटिकल हम ये जानते हैं कि स्वतः विखंडन होने के लिए ये शर्त पॉसिबल नहीं है, 15 वाले आपके नहीं होते हैं, स्पॉन्टेनियस फिशन रिएक्शन में वो भाग नहीं ले पाते हैं। तो इसका जो हम पोटेंशियल बैरियर से जो इसका करेक्शन करेंगे उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इसमें ऐसा क्या करेक्शन किया जाए कि हमारा ये नंबर क्या हो, जो एटॉमिक मास है वो बढ़कर आए, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा आज, स्पॉन्टेनियस फिशन रिएक्शन होने के लिए आवश्यक शर्त तो वैसे यही आई आपके पास में, लेकिन हम इसको और इसका करेक्शन करके हम इस नंबर को बढ़ाएंगे ताकि हमारा थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दोनों सेम प्राप्त हो हमें, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पोटेंशियल बैरियर का कंसेप्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।